ये सुनकर शौर्य ने हैरानी से पूछा, यह किस क्रिस्टल की बात कर रहा है? अरबाज ने कहा, वो अब यही बताएगा को ये क्रिस्टल क्या चीज है और वो यहाँ क्या कर रहा है। एलियन राजकुमार ने गुस्से में कहा, तुम बेवकूफ इंसानों को क्रिस्टल के बारे में भी नहीं मालूम और खुद को बुद्धिजीवी कहते हो। ये सुनकर मीका ने उसके मुंह पर एक मुक्का मारा। मीका ने कहा, तू फिर बकवास करने लगा, जितना पूछा जाए बस उतना बता। एलियन ने कहा, हाँ तो सुनो, हर प्लेनेट के गर्भ में एक क्रिस्टल मौजूद होता है। वही क्रिस्टल प्लेनेट को ऊर्जा देता है, जिसकी वजह से प्लेनेट हमेशा बड़े जलजले से महफूज रहता है और उसी की वजह से ग्रहों का सेंटर कोर काम करता है। जब हमारे ग्रह का क्रिस्टल चोरी हुआ था तो हमारे ग्रह का सेंटर को रुक गया और हमारे ग्रह की धरती में एक दरार बनने लगी और एक ऐसा वक्त आया जब हमारा ग्रह दो टुकड़ों में बट गया। हमने 10 साल अंतरिक्ष में अपनी मदर स्पेसशिप के अंदर गुजारे और इन सब का जिम्मेदार तुम पृथ्वीवासी हो। तुम ही ने हमारा क्रिस्टल चुराया था। उसकी बात सुनकर सब दंग रह गए। अरबाज ने पूछा, क्या तुम उस क्रिस्टल की बात कर रहे हो जिसके अंदर अमृत होता है, जिसे पीने से अमर हो जाते हैं? राजकुमार जुयुत्सु ने कहा, हाँ, क्रिस्टल के अंदर एक द्रव्य होता है जिसे पीकर अमर होया जा सकता है, परंतु उसी के साथ एक विसंगति यह है कि अमृत पीने वाले का दिमाग ब्रह्मांड से कनेक्ट हो जाता। और इस बात का क्या मतलब है, इसका अर्थ हमें भी नहीं मालूम। सभी फाइटर्स उसकी बात बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे, सब गहरी सोच में थे। माइकल ने हैरानी से, एक मिनट रुको, तुमने कहा कि क्रिस्टल ग्रह के सेंटर में रहता है, पर हम तो उत्तर भारत में हैं, यह जगह हमारे ग्रह का सेंटर नहीं है, तो फिर तुम यहाँ क्यों आए? एलियन ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा केवल तुम्हें लगता है। हजारों लाखों साल पहले तुम्हारी पृथ्वी इन टुकड़ों में नहीं थी, वह एक ही थी, लेकिन किसी दुर्घटना के कारण इसमें विभाजन हुआ और जमीन अलग अलग हो गई। हमारी कैलकुलेशन और रिसर्च के मुताबिक यही जगह तुम्हारे ग्रह का सेंटर है। मीका ने कहा, अब तुम बकवास कर रहे हो। उसके इतना कहते ही उसकी घड़ी में सूर्य प्रताप का मैसेज आया। वॉइस मैसेज, सूर्य प्रताप, मैं तुम सबको यह बता देना चाहता हूं कि उसने जो कहा उसमें कहीं ना कहीं तो सच्चाई है। खगोल शास्त्रियों के मुताबिक हमारी जमीन पहले एक ही थी और किसी ऐतिहासिक दुर्घटना के कारण ये टुकड़ों में बंट गई। तो हमें पता चल गया है कि यह यहाँ क्यों आया है, तो अभी के लिए इसे कैद कर दो और जंग की तैयारी करो। तुम्हारी तरफ तेजी में एक सेना आ रही है और कैलकुलेशन के मुताबिक उनकी तादाद 5 करोड़ से भी अधिक है। ये सुनकर राजकुमार जुयुत्सु जोर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ हाँ, अब तुम इंसानों को हमसे कौन बचाएगा? तुम जानते नहीं हो कौन आ रहा है? स्वयं हमारे सेनापति कोरकू आ रहे हैं। उनके सामने तुम महज चींटी के समान हो। हाँ 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 हाँ। उसकी भयानक हंसी सुनकर सब हैरान थे, लेकिन जेम्स को उस पर बहुत गुस्सा आया और उसने उसके सर पर तलवार का हैंडल मारकर उसे बेहोश कर दिया। जेम्स ने कहा, तुम सब हमले की तैयारी करो, इसका क्या करना है वह मैं देख लूंगा। मीका ने गंभीर होकर कहा, जेम्स, इस पर कड़ी नजर रखना, यह बचकर जाने ना पाए। ये सुनकर जेम्स ने हाँ में सिर हिलाया और राजकुमार एलियन को पैरों से खींचता हुआ ले जाने लगा। इसी के साथ सब लोग हमले की रणनीति बनाने में लग गए। अंटार्कटिका में प्लेटनुमा स्पेसशिप के अंदर गुरु श्रेष्ठ और जेदो जेल में कैद थे। यह एक कमरा था और जिसका गेट मोटी जंजीरों से बना था और उसमें करंट दौड़ रहा था। जेदो के होश में आने के बाद गुरु श्रेष्ठ उससे पूछते हैं, काश कि तुमने दुनिया की सेफ्टी के साथ साथ अपनी सेफ्टी के बारे में भी सोचा होता। तुम्हारा यह हाल देखकर मुझे अमर शब्द से ही नफरत हो गई है। जेदो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने तो अभी कुछ भी नहीं देखा। गुरुवीर में इससे भी भयानक भयानक तरीकों से मरा हूं। जब मैं वापस पृथ्वी पर आया था तो आते ही मैं समुद्र के बीचों एक चट्टान पर गिरा था, जिससे मेरे टुकड़े टुकड़े हो गए थे। उसके इतना कहते ही उसकी घड़ी में सूर्य प्रताप का वॉइस मैसेज आया। वॉइस मैसेज, सूर्य प्रताप, महान जेडो टीम ए और बी ने उत्तर भारत में 2 करोड़ एलियंस को मौत के घाट उतार दिया है और उनके कमांडर को पकड़ लिया है। हमें सूचना मिली है कि उनका कमांडर एक राजकुमार है। जब एजेंट N.1 ने उससे पूछताछ की तो हमें पता चला एलियन एक क्रिस्टल तलाश कर रहे हैं। उनके रिसर्च के मुताबिक हमारे ग्रह के सेंटर में एक क्रिस्टल है। एलियंस क्रिस्टल को हासिल करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने उत्तर भारत में 5 करोड़ की सेना को भेजा है और वहां मौजूद टीम्स के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार और रोबोट्स नहीं है और ना ही हमारे पास इतना वक्त है कि हम उनके लिए हथियार और रोबोट्स भेज सकें।
ओवर जेदो ने सूर्य प्रताप के मैसेज के जवाब में कहा, सूर्य प्रताप चाहे कुछ भी हो जाए, वह क्रिस्टल एलियंस के हाथों नहीं लगना चाहिए। अगर तुम उत्तर भारत में रोबोट्स नहीं भेज सकते तो फिर प्रोजेक्ट मॉन्स्टर को एक्टिवेट कर दो और साथ ही टॉप 10 को मैसेज भेजो, हमें अपने सभी बेस को आज़ाद कराना होगा। ओवर गुरु श्रेष्ठ ने कहा, ये क्रिस्टल क्या चीज है जिसके पीछे एलियंस पड़े हुए हैं। गुरु श्रेष्ठ ने कहा, लगता है तुम्हें सब कुछ शुरू से बताने की जरूरत है। तो सुनो। जब मैं लाल ग्रह पर था तो मुझे क्रिस्टल के बारे में पता चला। वह क्रिस्टल वहां के सेंटर में था, जमीन के नीचे। मैंने उस क्रिस्टल को चुराया और उसके अंदर रखा द्रव्य पी लिया, जिसकी वजह से मैं अमर हो गया। लेकिन इसी के साथ वहां एक अजीब चीज हुई थी। जब मैंने क्रिस्टल को हटाया था तो वहां एक दरार उत्पन्न होने लगी। वह दरार धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। जहां तक मेरा अनुमान है कि लाल ग्रह अब तक 2 टुकड़ों में बंट चुका होगा। अब अजगर आज हमारे ग्रह के क्रिस्टल को पाना चाहता है। शायद उसका इरादा भी अमर होने का है। अगर ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। गुरु श्रेष्ठ ने कहा, तो फिर तुम्हारा प्लान क्या है? जेदो ने कहा, हमें किसी भी हाल में अजगर राज को मारना होगा, तभी हमारे जीतने के चांस। क्योंकि अगर हमने उससे पहले उसकी सेना को खत्म कर दिया तो वह किसी भी सूरत में पृथ्वी को तबाह करके मानेगा। इसलिए उसकी सेना से पहले उसका मरना जरूरी है। लेकिन उसकी ये क्रिस्टल पाने की लालसा मेरे प्लेन पर पानी फेर रही है। उसके इतना कहते ही उस कमरे में कोई दाखिल हुआ। ये खुद अजगर राज था। अजगर राज ने कहा, तो यह है तुम्हारा प्लान, पर मैंने तो सुन लिया। अच्छा, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। मुझे क्रिस्टल अपने लिए नहीं किसी और के लिए चाहिए, क्योंकि पहले से ही मेरी उम्र 4000 साल है और तुम इंसानों की इतनी औकात नहीं कि मुझे मार सके। मैं भला अमर होकर क्या करूँगा, खासकर तुम्हारा अंजाम देखने के बाद। मैं अमर किसी और को करना चाहता हूँ। ज्यादा सोचा मत, बहुत जल्दी मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वह कौन है। जब तक के लिए बिना आग के जलो। इतना कहकर अजगर राज ने जेदो की गर्दन पकड़ी और उसके ऊपर उल्टी कर दी। उसकी उल्टी तेजाब की तरह थी, जिसकी वजह से देखते ही देखते जेदो की खाल उतर गईं और उसकी हड्डियां दिखने लगी। अपने सामने इतना दर्दनाक नजारा देख गुरु श्रेष्ठ की रूह कांप उठी। अजगर राज ने जेदो को वहीं छोड़ दिया और गुरु श्रेष्ठ की तरफ देखकर कुटिल मुस्कुराहट दी और वहां से चला गया। एक तरफ रुद्र, जो चाइना के हिशंगो शहर में 10 लाख एलियन के खिलाफ लड़ाई कर रहा था, उसने इस लड़ाई में अपने एक भी रोबोट का इस्तेमाल नहीं किया था। वह केवल मशीन गन और गोला बारूद का ही इस्तेमाल कर रहा था। यह 5 लोग 10 लाख की सेना का मुकाबला कर रहे थे। इस लड़ाई में रुद्र के चारों साथी मारे जाते हैं। अंत में रुद्र कहर बनकर उन पर टूटता है। वो अंधाधुंध गोलियां चला रहा था और आखिर में उसने आरडीएक्स बम का इस्तेमाल किया और एक कंटेनर को उड़ा दिया। कंटेनर धमाके के साथ फटा और एक भयानक मंजर वहां बन गया। सारे एलियंस आग में जल भुन रहे थे। रुद्र अभी भी बचे हुए एलियंस पर गोलियां बरसा रहा था। वो एक बड़े से ट्रक के ऊपर था। मशीन गन की गोलियां खत्म होने के बाद वह मिसाइल गन उठाता है और एलियंस के ऊपर एक के बाद एक मिसाइल छोड़ने लगता है। 5 घंटे की खतरनाक जंग के बाद आखिर रुद्र ये लड़ाई जीत जाता है। इस सेना की कमांडर राजकुमारी सिंशा थी। अपनी सेना के मारे जाने बाद वो मायूस होकर घुटनों के बल बैठ गई और उसने रुद्र के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। रुद्र ने उसके हाथ बांधकर उसे ट्रक के अंदर बंद कर दिया और खुद ट्रक चलाने लगा। ट्रक चलाते चलाते हुए रुद्र ने अपनी गाड़ी की होलोग्राम स्क्रीन ऑन की और उसमें एक वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके सूर्य प्रताप को भेज दिया। रुद्र ने हाफते हुए मैसेज में कहा, कमांडो सूर्य प्रताप जी, हमने हिंशांगो शहर को भी एलियंस के चंगुल से आज़ाद करा लिया। चीन में करीब 17 शहर ऐसे थे जहां एलियंस ने कब्जा कर लिया था। मैं उन सभी को आज़ाद करा चुका हूं और मैंने एक सेना की कमांडर को अपनी हिरासत में ले लिया। यह देखने में कोई राजकुमारी लगती है। सभी एलियन इसे झुककर सलाम कर रहे थे। इस जंग मेरे सभी साथी मारे गए और अब मैं रोबोट सेना के साथ उत्तर भारत जा रहा हूं। ओवर। अजगर राज ने अपने कंट्रोल रूम में जाकर वहां मौजूद सिपाहियों से पूछा, कमांडर कोरकू कहाँ है? वह मेरे बुलाने पर अब तक आया क्यों नहीं? एक सिपाही ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, कमांडर कोरकू 5 करोड़ की सेना के साथ उत्तर भारत की ओर गए हैं। अजगर राज ने गुस्से में कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे पूछे बगैर हमला करने की? आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो उसे उत्तर भारत जाना पड़ा, वह भी 5 करोड़ की सेना के साथ?
उसी सैनिक ने कांपती हुई आवाज में कहा, दरअसल महाराज, उत्तर भारत में राजकुमार जुयुत्सु को इंसानों ने बंधक बना लिया है, इसी वजह से कमांडर कोरकू वहां गए हैं। उसके इतना कहते ही एक सैनिक भागा भागा अजगर राज के पास आया और सिर झुकाकर कहने लगा, महाराज, अनर्थ हो गया, राजकुमारी शिंसा को इंसानों ने बंधक बना लिया है। ये समाचार चाइना नामक देश से आए हैं। वहां अब तक 1,05,00,000 सैनिक मारे जा चुका है। एक दूसरे सैनिक ने झुकाकर कहा, महाराज, उत्तर भारत में हमारे 2 करोड़ से भी अधिक सैनिक मारे गए। अजगर राज ने यह सुना तो उसे बेहद ही गुस्सा और उसने अपनी लंबी तलवार से उन तीनों सैनिकों का सर काट दिया। अजगर राज ने ऊंची आवाज में कहा, हमारा एक सैनिक सैकड़ों इंसानों पर भारी है, तो फिर हमारे इतने सैनिक क्यों मारे जा रहे हैं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो पृथ्वी पर राज करने के लिए हमारे पास सेना ही नहीं बचेगी। उत्तर भारत सबसे अधिक सैनिक वही मारे गए हैं, अब हमें कुछ करना होगा। अजगर राज ने कहा, अंटार्कटिका ये जगह खाली पड़ी है, यहाँ एक भी इंसान नहीं है। एक काम करो, मिसाइल लॉन्च करो और इस पूरी जगह को उड़ा दो। एक भी बेस नहीं बचना चाहिए। ये सुनकर एक सैनिक ने अपने सामने मौजूद स्क्रीन पर कुछ टाइप किया और इसी के साथ उसे वहां पृथ्वी ग्रह का नक्शा दिखाई देने लगा। उसने नक्शे को जूम किया और अंटार्कटिका शहर में मौजूद सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को निशाना बनाया। वो क्षेत्र 40,000 किलोमीटर का था। उस एलियन ने वहां एक क्रॉस मार्क बनाया और एक लाल पैनल को खींच दिया। उसी के साथ पृथ्वी के बाहर मौजूद मदर स्पेसशिप के किनारों से बड़ी बड़ी मिसाइलें बाहर आई। उनका रुख अंटार्कटिका और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ था। उस एलियन ने एक लाल बटन दबाया और इसी के साथ एक 10 मीटर लंबी 9 मिसाइल बिजली की रफ्तार से पृथ्वी में दाखिल हुई। उसका निशाना सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था। कुछ ही मिनट के अंदर वह मिसाइल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बेस नंबर 50 से टकराई और चारों तरफ भयंकर विस्फोट होने लगे। सभी 100 बेस देखते ही देखते तबाह हो गए, सिवाय एक के, क्योंकि वो अंटार्कटिका में था ही नहीं। सूर्य प्रताप, जो कि इस वक्त जमीन के 1000 मीटर नीचे मौजूद कंट्रोल रूम में बैठा था, वह प्रोजेक्ट मॉन्स्टर के कोड डिकोड कर रहा था। उसका प्लान अरबाज की घड़ी में प्रोजेक्ट मास्टर के की कोड्स भेजना था, पर तभी उसे एक धमाके की आवाज आई और कंट्रोल रूम पूरी तरह से हिल गया और सभी कंप्यूटर डिवाइस बंद हो गए। जमीन के अधिक नीचे होने के कारण कंट्रोल रूम पूरी तरह तबाह नहीं हुआ। सूर्य में बौखलाते हुए कहा, शिट शिट शिट, सभी कोड डिकोड हो गए थे, बस एजेंट की घड़ी में भेजना बाकी थे। एक, खैर अभी मुझे धीरज से काम लेना चाहिए। यहाँ चारों तरफ अंधेरा हो चुका है, किसी भी हालत में मुझे खुद एजेंट N.1 को वोट देने होंगे। सिर्फ वही प्रोजेक्ट मॉन्स्टर को इस्तेमाल कर सकता है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, पर कैसे? अब तो लिफ्ट भी काम नहीं करेगी। सूर्य प्रताप लिफ्ट के पास गया और उसकी छत को एक ग्रेनेड की मदद उड़ा दिया। इसके बाद सूर्य प्रताप रस्सी और वायर के सहारे ऊपर की तरफ चढ़ने लगा। कड़ी मेहनत के बाद आखिर वो ऊपर आ ही गया। उसने देखा कि जिस जगह पहले बेस N80 था, अब वहां पर केवल मलबे का ढेर बाकी है। सूर्य प्रताप ने हैरानी से कहा, क्या इन्होंने सब तबाह कर दिया? क्या सूर्य प्रताप उत्तर भारत पहुंच पाएगा? क्या है प्रोजेक्ट मॉन्स्टर? क्या शौर्य और बाकी फाइटर्स 5 करोड़ एलियंस का मुकाबला कर पाएंगे? जानने के लिए पढ़ते उत्तर भारत, हिमाचल प्रदेश, सोलांग वैली। शौर्य, मीका, अरबाज और अर्शी खन्ना और नरगिस हमले की रणनीति पर विचार विमर्श कर रहे थे। सलाह मशवरा करने बाद सब तैयारी में लग गए। आर्यन लॉलीपॉप चूसते हुए सबकी बातें सुन रहा था। उन्हीं के पास रूबी, सानिया, आशीष और टीना भी खड़े थे। आर्यन ने सबका ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहा, सुनो सुनो सब, मेरी बात ध्यान से सुनो। जहां तक मेरा अनुमान है, यह जंग बहुत ही खतरनाक होने वाली है। हो सकता है यह हमारे लिए आखिरी जंग हो, तो जिससे भी कोई पर्सनल बात बतानी है जो अब तक नहीं बता पाया, यही वक्त है। अपने दिल की बात दूसरे से कहने का फिर मौका नहीं मिलेगा। उसने ये बात सानिया के लिए का कही थी, जो नम आंखों से शौर्य को ही देख रही। वह शौर्य और रूबी की नजदीकियां बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आर्यन की बात सुनकर मीका ने कहा, यह है कौन और किसके साथ है? शौर्य ने कहा, वो मेरा भाई है, पर तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो ऐसे ही बोलता रहता है। अरबाज ने कहा, वैसे उसका आइडिया बुरा नहीं है। जब तक एलियन नहीं आ जाते मैं तो चला अपने दिल की बात करने।
इतना कहकर अरबाज ने शौर्य और मीका को आंख मारी और नरगिस का हाथ पकड़ के वहां से दूर चला गया और ट्रक के दूसरी तरफ जाकर उससे बात करने लगा। सानिया ने भी शौर्य की तरफ कदम बढ़ा दिया, लेकिन तभी रूबी ने शौर्य का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले गई। यह देखकर सानिया का दिल ही टूट गया। सानिया ने उदासी भरी आवाज में कहा, काश कि मैंने पहले तुम्हें अपने दिल की बात बता दी होती। मीका ने अर्शी खन्ना की तरह देखा, जिस पर अर्शी ने पूछा, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे अभी मुझे प्रपोज कर दोगे। मीका ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुम मेरे टाइप की नहीं हो। दरअसल माइकल तुम्हें पसंद करता है, पर कभी तुमसे अपने दिल की बात नहीं कर पाता। बेचारा, जब वो आए तो तुम उससे इस बारे में बात जरूर करना। इतना कहकर माइकल वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अर्शी खन्ना सोचने लगी कि आखिर उसने अभी क्या कहा। आर्यन आशीष के पास जाकर बोला, देख भाई, मुझे भी तुझसे अपने दिल की एक बात करनी है, अगर बुरा न माने तो कहूँ। आशीष ने हंसते हुए कहा, अबे यह फॉर्मेलिटी क्या कर रहा है, बता क्या बात करनी है। आर्यन ने कहा, तुझे याद है पिछले साल तेरे बैग से 35,000 रुपए गायब हो गए थे और मैंने कहा था कि वह जरूर किसी ने चुरा किए होंगे। मुझे पता है वो पैसे किसने लिए थे। आशीष ने हैरानी से कहा, हाँ तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं। चल अब बता, कौन था वह चोर, किसने लिए थे मेरे पैसे। मुझे तो अभी भी सानिया पर यह शक है। आर्यन ने दांत दिखाते हुए कहा, मैंने ही। आशीष ने हैरानी से कहा, क्या, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तू अब चोरी भी करने लगा। इतना कहकर आशीष आर्यन को मारने के लिए दौड़ा, पर आर्यन उससे दूर भागने लगा और भागते भागते आर्यन शौर्य से टकराया और लड़खड़ा कर गिरने लगा। शौर्य ने उसे संभालते हुए कहा, फिक्र मत कर, जब तक मैं हूं तुझे गिरने नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन मारूंगा जरूर इस बात पर। इतना कहकर शौर्य ने आर्यन को आशीष की तरफ धक्का दे दिया और आशीष आर्यन की पीठ पर चमाट मारने को होता है, लेकिन तभी एक जोर का धमाका होता है और चारों तरफ शोर होने लगता है। आसमान में चारों ओर से बड़े बड़े आकार की स्पेसशिप धरती पर आ रहे थे। वह अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आती है। यह भी कैप्सूल की आकृति की थी। देखते ही देखते लाखों स्पेसशिप धरती पर लैंड होने लगी और उसी के साथ एक काले रंग की विशालकाय गोल आकार की स्पेसशिप धरती पर लैंड हुई और उसका दरवाजा खुला और उसके अंदर से 10 फीट लंबा एलियन 6 इंच चौड़ी और 2 मीटर लंबी तलवार लिए बाहर आया। उसके पूरे शरीर पर काले धातु का कवच चढ़ा हुआ था और सिर पर ड्रैगन के आकार का मुकुट था। ये कमांडर कोरकू था, जिसकी उम्र करीब 2,500 साल थी। स्पेसशिप को आता देख सभी फाइटर्स फाइटिंग पोजीशन में आए। आशीष, टीना, रूबी, नरगिस, सानिया और अर्शी खन्ना ट्रक के ऊपर थे और शौर्य, मीका और अरबाज ट्रक के अंदर थे। उनके सामने 3 मशीन गन पूरी तैयारी के साथ रखे हुए थे। ट्रक के ऊपर एक बड़े आकार के टॉप गोला बारूद, RDX बॉम्ब, हाईटेक तीर से भरा बॉक्स और हैंड ग्रेनेड थे। ट्रक के सबसे पीछे आर्यन, जो बच्ची को खिला रहा था, उसने बच्ची के कान में रुई ठूंस दी और साथ ही उसके कानों पर हाथ भी रख लिए। मीका ने बच्ची को देखकर कहा, क्या यह तुम्हारे ही बेटी है, लंबे बालों वाले। आर्यन ने कहा, क्या बोल रहे हो तुम, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरबाज ने कहा, तुम बच्चे को छोड़ो, उसके पीछे पहले ही बहुत तमाशा हो चुका है। शौर्य ने कहा, तुम दोनों जरा देखो, वह एलियन कमांडर हमारी तरफ ही देख रहा, उसने अभी तक हमले की शुरुआत नहीं की। मेरे ख्याल से वो हमसे बात करना चाहता है। इतना कहकर शौर्य ने उसे हाथ दिखाया, जिस पर कमांडर कोरकू ने शौर्य को अपनी तलवार दिखाई। यह देखकर अरबाज ने कमांडर कोरकू को अपनी बीच की उंगली दिखा दी। मीका ने तुरंत ही अरबाज का हाथ नीचे कर लिया। मीका ने कहा, इनकी नज़र में बीच की उंगली दिखाने का मतलब आत्मसमर्पण होता है, इसलिए ऐसा मत करो। अरबाज ने कहा, क्या? शौर्य ने कहा, हाँ मैं समझ गया, वह हमसे बात करना चाहता है। तुम दोनों यही रुको, मैं उससे बात करके आया। इतना कहकर शौर्य ने ट्रक से नीचे छलांग लगाई और कमांडर कोरकू की तरफ बढ़ने लगा। एलियन सैनिक उसे घूर घूर कर देख रहे थे, पर कोई उसे कुछ नहीं करता। इसी के साथ मीका और अरबाज भी उसके पीछे आने लगते हैं। मीका ने कहा, अरबाज, टीम ए के लीडर तो तुम हो न, फिर ये लड़का क्यों आगे जा रहा? अरबाज ने सिर पर हाथ रखकर कहा, हाँ लीडर तो मैं हूं, पर बस नाम का सारे काम तो मेरे यह महान टीम मेंबर ही करते हैं। देखो जरा ऐसे कैसे चल रहा है, जैसे यह राजा हो और हम इसकी प्रजा। कमांडर कोरकू के पास जाकर तीनों ने एक दूसरे की शक्ल की तरफ देखा।
वह एक दूसरे को इशारा कर रहे थे कि बात की शुरुआत पहले कौन करेगा। तभी कमांडर कोरकू ने पहल करते हुए कहा, मेरा नाम कोरकू है और मैं इस सेना का सर सेनापति और महाराज का दाहिना हाथ। तुमने महाराज के पुत्र राजकुमार जुयुत्सु को बंधक बनाकर अच्छा नहीं किया। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम उन्हें हमारे हवाले कर दो। इसी में तुम्हारी भलाई। अगर तुम राजकुमार को हमारे हवाले करते हो तो मैं वादा करता हूँ तुम सबकी जान बख्श दूंगा, और हाँ, उनकी भी जो तुम्हारे पीछे आए हैं। तीनों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें आशीष खन्ना, सानिया, रूबी और नरगिस दिखाई दी। रूबी ने आगे आकर जवाब दिया, तुम्हें तुम्हारा वह राजकुमार मिल जाएगा, बशर्ते अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से दफा हो जाओ। रूबी की धमकी सुनकर सब अचंभित हो गए, क्योंकि उसने कमांडर कोरकू को गुस्सा दिला दिया था। कमांडर कोरकू ने कहा, चलो एक मैच खेलते हैं। मैं और तुम्हारी सेना का कमांडर आपस में युद्ध करेंगे। अगर मैं जीता तो तुम मुझे राजकुमार को सौंप दोगे और आत्मसमर्पण करोगे। अगर मैं जीता तो हम यहाँ से चले जाएंगे और फिर कभी पृथ्वी पर हमला नहीं करेंगे। उसकी यह बात सुनकर सभी फाइटर सोच में पड़ गए। मीका ने कहा, तुम लोग इतना सोच क्यों रहे हो, मैं इसको चुटकियों में हरा दूंगा। अरबाज ने कहा, नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, हमें अभी उसकी ताकत नहीं मालूम। कमांडर कोरकू ने कहा, मुकाबला तलवार से होगा। ये सुनकर शौर्य ने कहा, मैं जाता हूं, मैं आसानी इसे हरा दूंगा। अरबाज ने कहा, भूलो मत, टूर्नामेंट में जीता था, यानी मैं तुम सबसे बेहतर हो तो मैं इससे मुकाबला करूंगा। यह तीनों आपस में बहस करने लगे। कमांडर कोरकू इन्हें हैरानी से देख रहा था। उसने ऊंची आवाज में कहा, तुम बेवकूफ पृथ्वीवासी किसी काम के नहीं हो। चलो, तुम्हारे लिए मैं इसको आसान कर देता हूं। तुम सबको बारी बारी मौका मिलेगा अपनी ताकत आजमाने का। तुम में से अगर किसी एक में भी मुझे हरा दिया तो हम यहां से चले जाएंगे। कहो अब तो ठीक है। उसकी बात सुनकर सभी फाइटर्स ने हामी भर दी और सब फाइटिंग पोजीशन में आ गए। कमांडर कोरकू ने खुद से कहा, अगर राजकुमार इनके कब्जे में न होते तो इन्हें तो मैं मसल के रख देता। कमजोर कीड़े कहीं के मूंछ से मुकाबला करेंगे। कमांडर कोरकू बुद्धिमान और बेहद ही ताकतवर कमांडर है। उसने खुद के बलबूते पर हजारों जंग जीती है। शायद इसलिए ही वो अजगर राज का दाहिना हाथ है। शौर्य ने म्यान से तलवार निकालते हुए कहा, अब तो ये गया काम से। उसने बिना किसी से पूछे सीधा कमांडर की तरफ एक छलांग लगा दी। उसकी तलवार का रुख कमांडो की गर्दन की तरफ था। शौर्य ने अपनी पूरी ताकत से तलवार को उसकी गर्दन पर दे मारा, लेकिन कोरकू ने इसकी तलवार को हाथ से पकड़ा और एक मुक्का उसके सीने पर मारा और उसे जमीन पर पटक दिया। इसके बाद उसने अपनी लात उसके मुंह पर मारनी चाहिए, लेकिन शौर्य पीछे की तरफ पलटा और एक बार फिर अपनी तलवार उठाकर उसकी तरफ एक वार किया। कमांडर ने अपनी तलवार से उसकी तलवार को रोका और कुछ देर तक उनकी तलवारें आपस में टकराती रही। अचानक ही कमांडर ने शौर्य को गर्दन पकड़कर से उठाया और उसके सीने पर एक जोरदार मुक्का दे मारा। शौर्य मुक्के के वार से 40 फीट दूर जाकर गिरा और सीधा एक एलियन स्पेसशिप से टकराया। ये देखकर माइकल एलियन की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी तलवार को अपनी आंखों के सामने किया और चीते की फुर्ती से एलियन के ऊपर वार कर दिया। एलियन ने अपनी रात को आगे किया और सीधा मीका के मुंह एक जोरदार लात मारी। मीका भी 40 फीट दूर जाकर गिरा और उस स्पेसशिप से टकराया जहां पर अभी शौर्य पड़ा हुआ था। शौर्य के सिर में चोट आई थी और वहां से खून निकलकर उसके चेहरे पर आ गया था। अरबाज ने गुस्से में कहा, कितनी बार कहा था पहले मुझे जाने, लेकिन सुनते ही नहीं है। इतना कहकर अरबाज आगे बढ़े, लेकिन तभी कमांडर कोरकू ने अपनी तलवार का रुख उसकी टांगों की तरफ कर दिया। लेकिन अरबाज ने हवा में छलांग लगाई और तलवार उसके पैरों के नीचे से निकल गई। अरबाज ने